हम जमीन के अंदर क्या करेंगे? खनन। खनन खनिजों को निकालने की प्रोसेस होती है। तो भूकंप, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी के अंदर कंपन करना, ये पृथ्वी की सतह के नीचे जो यहाँ तरंगे उत्पन्न होंगी उनको भूगर्भिक तरंगे या भूमिगत तरंगे कहा जाता है बेटा। तो ये महासागरीय प्रपट्टी जो होती है जिसमें पानी भरा होता है, ये पतली होती है बेटा। ठीक है, ये जो मेटल है, मेटल का ऊपरी वाला हिस्से को दुर्बलता मंडल कहते हैं। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, ये ज्वालामुखी का अत्यधिक तरल वाला। हेलो प्यारे बच्चों, मैं अली सर आप सभी का PW आर्ट्स हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए 15-20 मिनट की रिकॉर्डेड वीडियो, और ये रिकॉर्डेड वीडियो जो है आप लोगों के लिए एक बेहतर रिवीजन का जरिया है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को डिटेल में NCERT से पढ़ लिया है या मेरे ही वीडियो आप लोगों ने डिटेल में देखे हों, तो ये जो वीडियो आ रहा है आप लोगों के लिए लगभग 20 मिनट के आसपास, ये आप लोगों को रिवीजन करने का एक बेहतर मौका देता है। तो आज हम कक्षा 11 भूगोल में कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो बहुत बेहतर तरीके से इसमें सारी चीजों को कवर करेंगे। अगर इस वीडियो को आप लोग, फिर दोहरा रहा हूं कि पहले पढ़ चुके हैं और एक बार इसको देख रहे हैं, तो इस वीडियो से अच्छा रिवीजन का कोई जरिया आप लोगों के पास नहीं होगा। जो आपकी NCERT में इस चैप्टर में टॉपिक दिए गए हैं, सबसे पहले पृथ्वी की अंदर की जानकारी प्राप्त करने के हमारे पास सोर्सेस क्या क्या हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा हम आप लोग देखेंगे तो भूकंप के बारे में जान लेंगे चैप्टर में। इसके अलावा पृथ्वी की संरचना देख लेंगे, अंदर का स्ट्रक्चर देख लेंगे, हम भू प्रॉपर्टी देख लेंगे, मेटल देख लेंगे और कोर देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा ज्वालामुखी और ज्वालामुखी संबंधित जो जो आकृतियां बनती हैं उसमें, उसका अध्ययन करके आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए जुड़ जाइए, पूरी वीडियो देख के जाइएगा, और जो भी आप लोगों को समस्या हो कमेंट में जरूर करके जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दूं। देखो बेटा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का प्रत्यक्ष तौर पे उसको हासिल करना संभव नहीं है ना, कि पृथ्वी अंदर से कैसी उसकी बनावट है, इसकी जानकारी प्राप्त करने का हमारे पास कोई सीधा डायरेक्ट हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। क्यों नहीं अली सर? तो बेटा आप लोग देखोगे हमारी जो पृथ्वी है ना बेटा, हम ऐसी संरचना बनाते हैं। हमारी पृथ्वी, ये सबसे ऊपरी परत है हमारी पृथ्वी की, और सबसे ये इंटरनल आप लोग देखोगे इसको कोर कहते हैं। तो यहां से यहां तक आप लोग देखोगे कि हमारी जो पृथ्वी है, इसकी जो त्रिज्या है वो लगभग 6370 किलोमीटर है। और यहां तक पहुंच पाना खुदाई करके, अब सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि हम भैया यहां पहुंच जाएं खुदाई करते हुए, जो कि असंभव नहीं है। क्योंकि जब हम लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सोर्सों का अध्ययन करके पता किया है भैया, बीच में तो बहुत जगह हम लोगों को गर्म लावा मिलता है, और भी अलग अलग हैवी मेटल्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। यस या नो? तो कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत काफी लंबी दूरी है भैया। तो हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो सिर्फ अनुमानों और कुछ उन्होंने वैज्ञानिक रिसर्च की हैं, इसके आधार पे हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वो जानकारी जुटा पाए हैं। वो भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे बनती हैं, ठीक है, हमारी कौन कौन सी परतें हैं, ये सारी बातें यहीं से हम लोगों को पता चली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक आप लोगों के लिए कि पृथ्वी की जानकारी का सोर्स, मैंने अभी पीछे कहा कोई ऐसा महत्वपूर्ण डायरेक्ट सोर्स नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं या भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक भाग को समझने के लिए जितने भी हमारे पास सोर्सेस मिले हमको, उनको दो भागों में बांट लिया है। ऐसे सोर्स जो हमको प्रत्यक्ष हमको जानकारी देते हैं पृथ्वी की आंतरिक जानकारी, तो उसको डायरेक्ट सोर्स कहा जाएगा। जैसे हम जमीन के अंदर क्या करेंगे? खनन खनिजों को निकालने की प्रोसेस होती है। तो दक्षिण अफ्रीका की सोने की खदानों में हम 3 से 4 किलोमीटर की गहराई पे ही पहुंच पाए हैं। ठीक है, और इतनी गहराई पे हम पहुंचे तो हमको बहुत ज्यादा तापमान मिल गया, और तापमान मिलेगा तो गर्मी, प्रेशर बहुत ज्यादा। यस या नो बेटा? तो उसके बाद उन्होंने खुदाई करना बंद कर दिया। यस या नो? पूरी दुनिया इतने ही खोद पाई है भाई, वो भी अफ्रीका में। हम लोग तो भारत वाले तो और कम ही ज्यादा गहराई पे पहुंच पाए हैं, बहुत कम गहराई पे। ठीक है, तो खनन एक तरीका है। तो खनन जब हम लोगों ने किया तो हमको यह पता चला कि भैया जमीन के अंदर तापमान और दबाव बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने ड्रिलिंग की है, ड्रिल किया है अंदर। तो वैज्ञानिक गहरे समुद्र में ड्रिल परियोजना चालू की है, समन्वित महासागरीय ड्रिलिंग परियोजना पर काम कर रहे हैं।
और इस परियोजना के तहत बेटा आप लोग देखोगे कि जो आर्कटिक महासागर है उसमें एक कोयला प्रायद्वीप पड़ता है, वहां लगभग लगभग 12 किलोमीटर की हम लोगों ने क्या की है, ड्रिल की, जमीन को खोदा है। ठीक है, चलिए इसके अलावा ज्वालामुखी पड़ते हैं, ज्वालामुखी फटने के बाद हम लोगों को उसमें से जमीन की राख मिलती है, जमीन के अंदर से लावा निकलता है। ठीक है, तो वो जितनी भी चीजें ज्वालामुखी उद्गार में से निकलती हैं तो हमारे वैज्ञानिक लोग उसका विश्लेषण करते हैं और पृथ्वी की जमीन के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसका वो अनुमान लगाते हैं। तो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा, उसका अध्ययन करने के बाद जमीन में से जो जो मेटल निकल रहे हैं, पदार्थ मिल रहे हैं, उसकी जानकारी हमको लग रही है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष सोर्स हमारे पास क्या क्या है, तो तापमान, दबाव और डेंसिटी। जैसे ही गहराई बढ़ने के साथ पदार्थों के तापमान, दबाव और घनत्व में वृद्धि होती है, तो इससे हम लोगों को एक अप्रत्यक्ष तौर पे हमारे वैज्ञानिक लोग इसका अनुमान लगाते हैं। इसके अलावा उल्कापिंड, उल्कापिंड कहां होते हैं, अंतरिक्ष में होते हैं, है ना बेटा। तो उल्कापिंड की संरचना काफी हद तक पृथ्वी के समान ही होती है, क्योंकि सौर मंडल के अंदर जितनी भी चीजें वो भी ठोस पदार्थ से बनी हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है जैसे उल्कापिंड, जैसे हमारी धरती पे गिरा कोई ऊपर का पत्थर, वो वे पत्थर जो आसमान के ऊपर होते हैं उनको उल्कापिंड कहा जाता है, जो जमीन के ऊपर आकर गिर जाते हैं। तो हमको अगर कोई उल्कापिंड मिला तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि भैया इसमें कौन कौन से मेटल हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं, क्या है क्या नहीं है, और फिर अनुमान लगाते हैं कि अच्छा ऐसा पृथ्वी के अंदर भी होगा। यस या नो। तो उल्कापिंडों से भी हमारी पृथ्वी का अध्ययन करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंपीय जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटियां हैं, ठीक है, तमाम ये हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त करने के। बेटा थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि भूकंप हमारी पृथ्वी के अंदर कैसे बनता है ना। तो चलिए देखो बेटा, ये पृथ्वी की हमारी ऊपरी परत है, ठीक है, जिसके ऊपर आप लोग रहते हो। तो भूकंप कहां आता है, क्या इसके ऊपर आता है कि भैया यही उत्पन्न होता है? नहीं, वो उत्पन्न होता है जमीन के अंदर। जैसा भी आप लोगों ने अभी हाल ही में देखा होगा, वेनेजुएला के अंदर भूकंप आया था। ठीक है, यस या नो बेटा। तो जनरली भूकंप कब आता है अली सर? तो भूकंप या तो दो प्लेटें जमीन के अंदर आपस में टकरा रही हो, या दो प्लेटें एक दूसरे को क्रॉस करके निकल रही हो। तो भूकंप, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी के अंदर कंपन करना, यह पृथ्वी की सतह के नीचे ऊर्जा के अचानक, यस या नो बेटा, अरे पृथ्वी के नीचे, जो पृथ्वी की सतह है इसके नीचे अचानक से जब वो प्लेटें टकराएंगी तो जो एनर्जी उत्पन्न होगी, वो एनर्जी कहीं तो निकलेगी ना। तो बस वो जो एनर्जी निकलेगी भाई, ठीक है, तो जो भी दिशा में वो एनर्जी जा रही है कहीं तो जाके निकल जाएगी, बस वहीं पर वो भूकंप ला देगी भाई। यस या नो बेटा। तो भूकंप आने में आपकी एनसीईआरटी में कुछ टर्म दी गई है कि भैया ठीक है, ये फोकस किसे कहते हैं या एपिसेंटर किसे कहते हैं। यस या नो बेटा। तो फोकस या उद्गम केंद्र किसको कहते हैं बेटा? जहां पर जो भूकंप है, जहां पर वो उत्पन्न होगा। यस या नो। अरे वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलेगी, जैसे भूकंप यहां पर उत्पन्न हुआ तो ये इसका क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। यस या नो। अब ये ऊर्जा इधर भी जा सकती है, 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 इधर भी, इधर भी, इधर भी, उसकी मर्जी है भाई। यस या नो। अब इधर आएगी तो भैया हमारी जमीन को नुकसान पहुंचाएगी ये। यस या ना। इधर उधर जाएगी तो फिर इतना हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ इधर आएगी तो ये हमको नुकसान पहुंचाती हुई दिखाई देगी। फिर ये भी डिपेंड करता है कि वो जो एनर्जी ऊपर की ओर आ रही है वो कितनी फास्ट है, जितनी ज्यादा तेज आएगी, ठीक है, उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी भैया। चलिए, अधिकेंद्र किसे कहते हैं, एपिसेंटर किसे कहते हैं? तो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु है जहां पर भूकंप की लहरें सबसे पहले पहुंचती हैं। एपिसेंटर किसे कहते हैं बेटा? एपिसेंटर उसे कहते हैं जिस जगह पर है ना, वो बिंदु जहां पर हमारी पृथ्वी पर पहली बार यह महसूस किया जाता है कि यह भूकंप यहां आया है। यस या नो। तो पृथ्वी का वो हिस्सा जहां पर, ठीक है, हम लोगों को भूकंप महसूस होता है उसे कहा जाता है क्या? एपिसेंटर कहा जाता है। यस या नो बेटा। और याद रखना, भूकंप में ही आप लोगों को दो प्रकार की तरंगे देखने को मिलेंगी। टोटल 3 प्रकार की तरंगे हैं, ठीक है। वैसे 2 तरंगों को भूमिगत तरंगे बोलते हैं क्योंकि वो जमीन के अंदर से उत्पन्न होती हैं, पी और एस तरंगे, ठीक है। और इन पी और एस जैसे ही धरातल के ऊपर आएंगी, मतलब इस वाली
उस पे आएंगी तो ये दोनों मिलके ही धरातली तरंग का निर्माण करेगी। तो ये दोनों मिलकर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी, जिसको धरातली तरंग कहा जाएगा। इसको देख लो भैया, तो जमीन के अंदर, ठीक है, जो यहां तरंगे उत्पन्न होंगी उनको भूगर्भिक तरंगे या भूमिगत तरंगे कहा जाता है बेटा, याद रखना। और जिसमें उसका एक प्रकार आप लोगों को पी तरंगे, जिसको प्राइमरी वे कहा जाता है, और आप लोगों को एक तरंग देखने को मिलेगी एस तरंगे। ये सबसे तेज होती है बेटा, याद रखना। कई बार आप लोगों से एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि भूकंप में जो फोकस से जो दो तरंगे उत्पन्न होती है, जिनको भूगर्भिक तरंगे कहते हैं, जिसमें पी तरंग सबसे, या जो पी वेव होती हैं वो सबसे फास्ट होती हैं, और ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं बेटा, याद रखना। ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, है ना, जैसे साउंड चलता है ना, वैसे आप लोगों को चलती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। और सबसे खास बात, ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में गुजर सकती है। एस तरंगे ये पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं, लेकिन ये जब दोनों मिल जाएंगी, अरे इन दोनों के मिलने से धरातली तरंगों का निर्माण होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये केवल ठोस वाले हिस्से में ही चल पाती है या यात्रा कर पाती है, ठीक है। तो ये पी तरंगे, एस तरंगे, दोनों का संबंध फोकस से, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है वहीं से ये चलती हुई दिखाई देती हैं आप लोगों को। चलिए, धरातली तरंगे, जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया, पी और एस के मिलने से, तो भूगर्भिक तरंगे मतलब पी और एस, यस या नो बेटा, जब धरातल की चट्टानों से टकराती है तो एक नई तरंग बनती है, जिसको आप सरफेस वेव बोलते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है बेटा। देखो बेटा, एक चीज याद रखना, पृथ्वी की 3 प्रकार की लेयर है पृथ्वी में, ठीक है। कौन कौन सी? सबसे ऊपरी लेयर को कहा जाता है क्रस्ट, ठीक है। इसके बाद वाली लेयर को कहा जाता है मेंटल, और इस नीचे वाली को कहा जाता है बेटा कोर। इसको क्या कहा जाता है बेटा? कोर। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में एक बात और लिखी गई है कि जो मेंटल है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, इस मेंटल का ऊपरी हिस्सा जो है, इसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है ना, दुर्बलता मंडल, ठीक है, दुर्बलता मंडल कहा जाता है, ठीक है। और इसमें लावा भरा होता है बेटा, क्या भरा होता है बेटा? लावा भरा होता है। कैसी फॉर्म में? जेली की फॉर्म में, है ना, जेली की फॉर्म में, ठीक है। और जैसे ही यहां तापमान थोड़ा बहुत बढ़ता है, तुरंत ये जेली वाला जो लावा है पिघल जाता है और ऊपर की ओर आता हुआ दिखाई देता है आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम पृथ्वी की ये वाली परत में क्या क्या चीजें हैं, इस वाली परत में क्या क्या है, इस वाली परत में क्या क्या है, इसको थोड़ा सा रिवीजन मोड में थोड़ा सा आगे चलेंगे। चलिए, तो भूकंपी तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की 3 मुख्य परतों में विभाजित किया गया है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखोगे भूप्रपट्टी, ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। अब हमारी पृथ्वी पे आप सब जानते हो कि जो ऊपरी परत है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, इसके ऊपर महासागर भी और महाद्वीप भी है, दोनों चीजें है ना। अरे महाद्वीप जिसके ऊपर हम, जमीन वाला हिस्सा जिसके ऊपर रहते हैं, लेकिन एक वो हिस्सा भी है जहां पर मछलियां रहती हैं, पानी भरा होता है, महासागर, यस या नो। तो दो पर आप लोगों को 2 प्रपट्टी देखने को मिलती है भूप्रपट्टी पे, एक महासागरी भूप्रपट्टी और एक महाद्वीप। तो ये महासागरी प्रपट्टी जो होती है, जिसमें पानी भरा होता है, ये पतली होती है बेटा, और ये बेसाल्ट चट्टान से बनी होती है, और इसमें डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा महाद्वीपीय प्रपट्टी की बात करूं मैं आप लोगों से, ये थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, और ये ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है। ये पृथ्वी की इस ऊपरी वाली परत की यहां पर डिस्कशन हो रहा है। दूसरी मेटल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये जस्ट भूप्रपट्टी के नीचे है। मैंने पीछे बताया भी था कि ये भूप्रपट्टी है, मतलब क्रस्ट है, इसके नीचे जस्ट मेटल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये भूप्रपट्टी के नीचे का मेटल कहलाता है, ठीक है। और इसमें मोहो, ठीक है, मोहोरोवेसिक असंबद्धता से ये शुरू होता हुआ दिखाई देता, मतलब भूप्रपट्टी और मेटल के बीच में, ठीक है, आप लोगों को एक असंबद्धता देखने को मिलती है, जिसको, ठीक है, मोहोरोवेसिक कहा जाता है, या मोहो असंबद्धता के नाम से भी उसको जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसको पता लगाने की कोशिश की थी। चलिए, दुर्बलता मंडल कहां है बेटा? जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है, ये जो मेटल है, मेटल का ऊपरी वाला हिस्से को दुर्बलता मंडल कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा मैं बात करूं आप लोगों से, भूप्रपट्टी और मेटल का सबसे ऊपरी हिस्सा मिलकर स्थल मंडल कहते हैं बेटा, ये भी याद रखना। चलिए आगे बढ़े, हम कोर के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना, जो सबसे, ये मेटल हो जाएगा, ये वाला भूप्रपट्टी हो जाएगा, और ये कोर हो जाएगा। तो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है बेटा? तो कोर कहा जाता है। लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़े, इसके भी 2 हिस्से हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर,
ठीक है, वैसे सबसे अधिक तापमान इसी हिस्से का होगा, याद रखना। अत्यधिक तापमान यहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं बेटा, तो निकेल देखने को मिलेगा आप लोगों को, इसके अलावा लोहा आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको नीफे के नाम से भी जाना जाता है, कोर वाले हिस्से को। चलिए अब ज्वालामुखी के बारे में देख लेते हैं। ज्वालामुखी वह स्थान जहां से निकलकर गैस, राख और तरल पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आते हैं, ठीक है, उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन ज्वालामुखी के प्रकार आप लोगों की एनसीईआरटी में यहां डिस्कस किए गए हैं। रिवीजन मोड में हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ रहे हैं, फास्ट भी बढ़ रहे हैं बेटा। आपको और डिटेल में पढ़ना हो तो आप लोगों के इसी वीडियो वाले सेक्शन में मेरी वीडियोस पड़ी हैं, आप उनको डिटेल में भी देख सकते हो बढ़िया से। चलिए ज्वालामुखी के प्रकार की बात करें, क्योंकि ये वीडियो ही इसलिए बनाई जा रही बेटा आप लोगों के लिए कि आप लोग एक बार फटाफट वे में इसका रिवीजन कर सको, ठीक है। चलिए तो सिल्ड ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी का एक टाइप आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। सिल्ड ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी का टाइप है बेटा, ये बेसाल्ट से बने होते हैं, ठीक है, मतलब ये बहुत ही तरल होते हैं और इनका ढलान बहुत कम होता है और ये विस्फोट वाले आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब इनमें बहुत ज्यादा, अगर सिल्ड ज्वालामुखी है तो इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा बार बार लावा निकलता हुआ नहीं दिखाई देता है। जैसा कि आप लोगों के पास जो अमेरिका में हवाई द्वीप है वो इसका उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, वो भी एक सिल्ड ज्वालामुखी है, ठीक है, लंबे समय तक थोड़ा सा ये शांत रहता है। मिश्रित ज्वालामुखी की बात करें तो इसमें बेसाल्ट की तुलना में ये थोड़ा अधिक ठंडा और गाढ़ा लावा निकलता है इसके अंदर से और भीषण विस्फोट होता है, ठीक है, किसमें, मिश्रित ज्वालामुखी में। और इसमें लावा के साथ राख और अन्य परतों के रूप में ये यहां पर आप लोग देखोगे जमा होता है। कालडेरा की बात करें, ये पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। ये इतने विस्फोटक होते हैं कि ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय स्वयं में ही धंस जाते हैं और इसे धंसे हुए गर्त को ही कालडेरा कहा जाता है। मतलब क्या होता है, कोई ज्वालामुखी फटा बेटा, है ना, जैसे एक ज्वालामुखी की आकृति बना लो, ठीक है, इतना तेज फटता है ये, ठीक है, कि ये जितना मलबा निकलता है वो इसी में धंस जाता है, जिसकी वजह से यहां ऊपर की ओर वो गर्त बन जाता है और फिर इसमें पानी भरा जाता है, झील का निर्माण कर लेता है, पानी वानी भरा जाता है। तो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, ये ज्वालामुखी का अत्यधिक तरल लावा उगता है, इसमें उगलते हैं और ये बहुत दूर तक फैल जाता है। भारत का जो दक्कन ट्रैप है, मतलब दक्कन का जो पठार है, इसमें यही वाला बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र वाली ही ज्वालामुखी फटी थी। मध्य महासागरीय कटक, ये महासागरों के भीतर जो ज्वालामुखी फटते हैं उनसे मध्य महासागरीय कटक बनते हैं। इनमें दरारों से लगातार लावा निकलता रहता है महासागरों के अंदर, ठीक है। चलिए अब ज्वालामुखी के अंदर कुछ आकृतियां बनती है, जैसे बेथोलिथ हो गया, लेकोलिथ हो गया, कई बार आप लोगों को बोर्ड में लिखने को भी आता है बेटा। तो बेथोलिथ किसे कहते हैं, तो जब मैग्मा बहुत बड़ा गुंबदाकार पिंड जो गहराई में ठंडा होता है, यह ग्रेनाइट के रूप में होता है और अनाच्छादन के बाद सतह पर यह आप लोगों को दिखाई देता है। लेकोलिथ की बात करूं मैं तो यह एक गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है जिसका तल तो समतल होता है और एक पाइप के जरिए नीचे से ये आप लोगों को जुड़ा हुआ दिखाई दे जाता है। लेपोलिथ की बात करें तो इसमें मैग्मा आप लोगों को तस्तरी आकार में जमा हुआ देखने को मिलता है। फेकोलिथ की बात करूं तो इसमें मैग्मा लहरदार वे में आप लोगों को देखने को मिलता है। सिल, जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर आप लोगों को क्षैतिज रूप में जमा होता हुआ दिखाई देता है, ठंडा होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, तो उसको सिल या सीट कहते हैं। डाइक, इसमें मैग्मा लंबवत या वर्टिकल वे में आप लोगों को ठंडा होता हुआ दिखाई देता है। तो ये कुछ ज्वालामुखी के अंदर बनने वाली आकृतियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं। चलिए, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को रिवीजन करने का एक अच्छा मौका देती है और लगातार आप लोगों के लिए वीडियो आ ही रहे हैं। इन वीडियो को काफी शेयर करिए, अपने दोस्तों तक भेजिए। फिर मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।